जिस विद्यार्थी का 18 फरवरी के एग्जाम है गणित का, वो इस वीडियो को जरूर देखे क्योंकि मेरे पास जानते हैं सेट सी यानी मैथमेटिक्स का असली पेपर आ चुका है। इस वीडियो को आप देख लीजिएगा तो सारा का सारा जो 100 ऑब्जेक्टिव है या जितना भी लॉन्ग प्रश्न है सारे के सारे यहाँ से आप टच कर पाएंगे। इस वीडियो को आप पूरा देखिए, एक एक ऑब्जेक्टिव को हम लोग देखेंगे समझेंगे। देखिए यहाँ पर समझते हैं एक एक प्रश्न को समझते। देखिए पहला प्रश्न क्या बोल रहा है कि मूल बिंदु 15 से, देखो मतलब बिंदु दिया, बिंदु 15,18 की मूल बिंदु से आपको दूरी बताना है। तो यहाँ पर दूरी निकालोगे, मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 होता है, तो याद रखो इसका दूरी निकालोगे, यानी कहने का मतलब कि 15 में से 0 घटाओ, उसका स्क्वायर का रूट करो और वही 8 में से 0 घटाओ। ऐसे इसको हल करिएगा ना तो इसका आंसर आपका आ जाएगा लगभग 17 आएगा, 1 का सी मार लेंगे, ठीक है ना। आगे प्रश्न देखते हैं। प्रश्नों को मस्तिष्क में बैठा लीजिए बस। देखो बोले कि सरल रेखा x y बराबर 2x-3 का आलेख निम्न में से किस बिंदु से होकर गुजरेगा, तो 5,7 से होकर गुजरेगा। इसको हल करके देखिएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। प्रश्नों को सिर्फ देख लीजिए और अपने मस्तिष्क में बैठा लीजिए, ठीक है ना। देखो 3 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है कि एक अक्ष पर वह बिंदु जो दूसरे बिंदु इतना से समदूरस्थ है। एक अक्ष पर कोई यहाँ पर 2 बिंदु दिया है और दोनों किससे समदूरस्थ है ये बताना है। तो दोनों इसको हल कीजिएगा तो समदूरस्थ बिंदु आपका निकल जाएगा वी। बस प्रश्नों को मस्तिष्क में बैठाइए, सेम यही आपका प्रश्न आने वाले। बोला वाई अक्ष से बिंदु इतना की दूरी क्या होगा, तो वाई अक्ष से बिंदु इतना की दूरी आपका 13 हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए कंप्लीट हो जाएगा। 5वां प्रश्न बोला है कि किसी वृत्त के व्यास के सिरों का निर्देशांक -10,6 और 6,-10 दिया है, तो वृत्त के केंद्र का निर्देशांक कितना होगा, तो 5 का आपका सी हो जाएगा -2,2। आप बस कुछ मत करें, प्रश्नों को दिमाग में बैठा लीजिए और सेम प्रश्न आएंगे एग्जाम में छाप दीजिएगा। यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों का निर्देशांक आपको 3 को दिया, देख सकते हैं यहाँ पर 3 को दिया है, तो बोले केंद्रक का निर्देशांक क्या होगा, तो बाबू केंद्रक निकालने के लिए पहिलका तीनों बिंदु को जोड़कर 3 भाग करते हैं। 2 देखो अब 2 0 4 करेंगे, 6 -2 निकलेगा। यहाँ पर 4 6 10 1 11 मतलब 4 6 10 में से 1 जाएगा 9 और 3 2,3 निकलेगा। आपका ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। इसको हल करिएगा तो बना सकते हैं। देखो यहाँ पर 7वां प्रश्न, बिंदु 13,19 से एक अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई क्या हो जाएगा, तो 7 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, आपका 19 निकलेगा। 8 नंबर जो प्रश्न वो बोल रहा है कि बिंदुओं -2,8 -6, -4 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु किस चतुर्थांश में आपका, यानी दोनों को मिलाना मध्य बिंदु, यानी पहिलका को पहिलका से जोड़िए, दूसरा का दूसरा का से जोड़ के जो आपका उसका हाफ कर दीजिएगा, ठीक है ना। यानी -2 को -6 से जोड़िएगा और उसका हाफ कर दीजिएगा। जो भी मान आएगा उसको बताना, वो कौन सा चिन्ह देकर बताना है, कौन सा निर्देशांक में आएगा। तो मैं बता दूं द्वितीय निर्देशांक में आएगा, आपको ऑप्शन बी कंप्लीट होगा। 9 प्रश्न में बोल रहा है देखो कि आपको पी क्यू आर 3 को बिंदु दिया है, सबका निर्देशांक में दिया है और पी क्यू आर आपको बोला त्रिभुज के शीर्ष पर है, तो पी क्यू आर का क्षेत्रफल निकालना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला लगाकर इसको निकालना पड़ेगा। 9 का जो करेक्ट आंसर आ जाएगा आपका बी 48 आ जाएगा। निकाल कर देख लीजिएगा, ठीक है ना। आगे नहीं निकाल सकते प्रश्नों को मस्तिष्क में बैठाइए आप। देखो 10वां प्रश्न, यदि किसी बोला कि 10वां प्रश्न देखो, किसी त्रिभुज के शीर्ष बिंदुओं के निर्देशांक आपको 3 को दिया है, 0,6 0,0 8,0 है, तो त्रिभुज की परिमिति आपको बताना है। तो यहाँ से त्रिभुज का पहले भुजा निकालेंगे, सभी की जोड़ेंगे तो परिमिति हो जाएगा। चलो 10 का करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, 24 हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न 11 देख सकते हैं कि प्रश्न 11 देखिए कि दो रैखिक समीकरणों के लेखाचित्र यदि संपाती है तो उनके कितने हल होंगे, तो संपाती है तो अनगिनत हल होंगे, अनंत होंगे। ऑप्शन मार लेंगे यहाँ पर सी। अगला प्रश्न वो देखते हैं, बोला कि समीकरण आपको दिया 2 को, देख सकते हैं समीकरण दिया, इसका आलेख पूछ रहा है किस प्रकार का होगा। देखो तो यहाँ पर 2/12 करेंगे, 1/6, यहाँ पर 1/7। इसका मतलब इसका जो हल होगा वो प्रतिच्छेदी ग्राफ निकलेगा, 12 का सी मार लेंगे। अगर 13वां प्रश्न बोला कि आलेख, बोला कि समीकरण दिया कि x - y बराबर आलेख है, तो यहाँ पर ग्राफ कैसा निकलेगा ये बताना है। चलिए 13 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, मूल बिंदु से जाती हुई हो जाएगा, ठीक है ना, सी मारेंगे। आगे 14वां प्रश्न बोल रहा है कि देखो निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है ये बताना था। हल करिए, जिसका पावर x पर पावर 2 आएगा वो द्विघात समीकरण होगा। यहाँ पर ऑप्शन बी को हल कीजिएगा तो पावर 2 आ जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर समीकरण देखिए पावर के रूप में दिया है। 15वां प्रश्न क्या है, 15वां प्रश्न बोला कि यदि समीकरण आपको दिया है और इसका मूल -3 है तो p का मान क्या होता है। x के ऊपर -3 रख के इसको हल करिएगा तो यहाँ पर एक जो p का मान आपका करेक्ट निकल जाएगा 5 निकल जाएगा। ऑप्शन बी मार लेंगे। प्रश्नों को मस्तिष्क में बैठा लीजिए, बस कुछ नहीं करना है। देखो 16वां प्रश्न, k के किस मान के लिए द्विघात समीकरण आपको दिया है और इसका मूल बताना कि वास्तविक और समान भी, यानी डी का मान यहाँ पर 0 हो जाएगा तो k का मान निकालना है। तो k का मान निकालेंगे तो 16 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ±4 हो जाएगा, ए हो जाएगा। आगे 17वां प्रश्न क्या बोल रहा है, 17वां प्रश्न बोले कि यदि आपको समीकरण दिया x² प्लस 3px प्लस 2p² के मूल आपको अल्फा बीटा, तो इतना का मान α² प्लस β² और 5 है तो p का मान आपको बताना है। चलिए 17 का जो करेक्ट आंसर निकलेगा वो ±1 निकलेगा, सी निकल जाएगा, ठीक है। 18वां प्रश्न क्या बोल रहा है कि आपको द्विघात समीकरण इतना के रूप में दिया तो इसका मूल बताना है। इसका मूल क्या हो जाएगा, यानी x का मान आपको निकाल के बताना है। चलो यहाँ पर अगर द्विघाती सूत्र का डी का प्रयोग करके यहाँ पर मूल निकालना चाहोगे तो यहाँ पर जो करेक्ट आपका मूल आ जाएगा 18 का डी हो जाएगा +- q/AP निकल जाएगा, ठीक है।
आगे देखते हैं 19वां प्रश्न देखते हैं। बोले यदि द्विघात समीकरण आपको दिया x² + 15x + 50 के रूप में दिया, तो बोले मूलों का योग और मूलों का गुणनफल का अनुपात क्या होता है। मूलों का योग -b/a -15 हो जाएगा, ठीक है ना। -15 मतलब -b/a होता है ना, तो -b/a रखेंगे, तो यहाँ b का मान -15। अब बाटा में आपका क्या निकल जाएगा 1, तो इसका मतलब +15 निकल जाएगा 15, और c/a और ये निकल जाएगा यानी 15 अनुपात क्या हो जाएगा 50। वो कटेगा तो काट सकता है, चलो 19 का जो करेक्ट आंसर निकल जाएगा ये वाला कटेगा आपका, तो 3:10 हो जाएगा, ठीक है ना। अगर एक 20वां प्रश्न बोल रहा है कि यदि द्विघात समीकरण के मूल आपको इस रूप में दिया, तो द्विघात समीकरण कितना कौन सा यहाँ पर द्विघात समीकरण बनकर निकलेगा, तो यहाँ पर करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा x² + 6x + 5 निकल जाएगा वहां से, ठीक है ना। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 21 देखते हैं। बोल रहा है कि cos 60 डिग्री + 1 और cos 60 डिग्री -1 का मान बताना, तो cos 60 का आपको मान याद होना चाहिए, ठीक है ना, हल करने के लिए। चलो 21 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा -3 निकल जाएगा। 22वां प्रश्न को देखते हैं। 22वां प्रश्न बोला कि a/5 बराबर आपको बोला कि 12 डिग्री है, तो 3 cos स्क्वायर a का मान निकालना। तो प्रश्नों को मस्तिष्क से बैठा लीजिए। चलिए 22 का करेक्ट आंसर आपका निकल जाएगा यहाँ पर 4 निकल जाएगा, ठीक है, सी निकलेगा। आगे बोल रहा है प्रश्न नंबर, देखो यहाँ पर बोल रहा है प्रश्न कि sin 54 डिग्री - cos 36 डिग्री का मान कितना होगा, तो आंख मुद के इसका 0 मारेंगे, ए हो जाएगा, ठीक है। आगे देख सकते हैं प्रश्नों को 24 नंबर बोल रहा है। 24वां प्रश्न आपका कह रहा है कि ये बोले cos 1 डिग्री, cos 2 डिग्री, cos 3 डिग्री बराबर डॉट करके आपको cos 90 डिग्री दिया है, तो बोले इसका आंसर कितना होगा, तो इसका आंख मुद के आंसर मारेंगे 0 मारेंगे, आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग प्रश्नों को। देखो आप बोले cos 37 डिग्री बटा sin 53 डिग्री, cot 34 डिग्री बटा tan 56 डिग्री का आपको मान बताना है कि क्या हो जाएगा। तो इन सबका मान करेक्ट आंसर जो है ना, करेक्ट मान जो आएगा एक आ जाएगा, आपका ऑप्शन हो जाएगा। जब सेम बटा के रूप में दिया जाएगा तो वहाँ से एक निकलेगा। 26वां प्रश्न ये क्या बोला है, 2 sin 45 - cos 45 डिग्री का आपको मान बता देना। चले 26 का जो करेक्ट आंसर मान लेंगे ए हो जाएगा, 0 डिग्री यहाँ से मान निकलेगा, करके देखिएगा इसको। आगे 27वां प्रश्न बोला 7 cot स्क्वायर - 7 cosec स्क्वायर - 7 cot स्क्वायर, 7 कमन लीजिएगा तो आपका फार्मूला के रूप में आ जाएगा ये cosec स्क्वायर - cot स्क्वायर, 7 गुना 1 निकलेगा यानी 7 निकल जाएगा, आंसर ऑप्शन बी मार लेंगे, ठीक है। अगर 28वां प्रश्न बोल रहा है कि sin 48 का मान p है, तो tan 48 का मान कितना होगा, तो साइन को किसको tan के रूप में कन्वर्ट करना। चलो 28 का जो करेक्ट आंसर आपका निकल जाएगा ए हो जाएगा, वो आंसर निकलेगा आपका p/√1 - p², ठीक है ना। आगे देखते हैं 29वां प्रश्न क्या कह रहा है, बोला कि tan 27 डिग्री इंटू tan 63 डिग्री है, तो tan 63 डिग्री बराबर साइन है, तो ए का मान आपको बता देना कि आखिर ए का मान क्या हो जाएगा। 29 का जो करेक्ट आंसर निकालेंगे सी 90 डिग्री, यहाँ पर ए का मान निकल जाएगा, ठीक है ना। 30वां प्रश्न लोग देखते हैं 30वां प्रश्न क्या है। 30वां प्रश्न बोला साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर देख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर इंटू में 90 माइनस थीटा माइनस tan स्क्वायर, तो इसका जो मान निकलेगा 30 का करेक्ट आंसर आपका एक निकल जाएगा, ठीक है ना। तो 30 का करेक्ट आंसर आप लोग निकाल देंगे 1, ठीक है ना। अब प्रश्नों को हम लोग आगे देखते हैं, एक नवा प्रश्न अब देखते हैं हम लोग। 31वां प्रश्न देखते हैं। 31वां प्रश्न क्या कह रहा है। 31वां प्रश्न बोला कि यदि किसी पहिए का त्रिज्या आपको 35/44 मीटर दिया, तो 2 चक्कर लगाने में तय की गई दूरी कितना होगा, तो इसका आंसर 10 मीटर निकल जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। आगे प्रश्नों को 32वां प्रश्न हम लोग देखते हैं। यदि केंद्र O और त्रिज्या R वृत्त वाले वृत्त में कोण AOB यदि थीटा है, तो चाप की लंबाई वाला फॉर्मूला आपको बताएं, चाप की लंबाई का फॉर्मूला क्या होता है। देखो चाप की लंबाई का फॉर्मूला होता है पाई r थीटा बटा 180 डिग्री होता है, ऑप्शन सी मार लेंगे। आगे प्रश्न 33 देखते हैं। बोल रहा है कि एक 8 सेंटीमीटर त्रिज्या के ठोस गोले से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के कितने ठोस गोले बनाए जा सकते हैं। तो 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अगर गोला को 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के रूप में कन्वर्ट करेंगे तो कितना गोला बनाया जा सकता है, तो इसका मतलब होगा 512 गोला बना सकते हैं हम लोग, ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। आगे प्रश्न में हम लोग देखते हैं 34। एक शंकु के आधार का व्यास 10 सेंटीमीटर और इसकी ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, तो शंकु का आयतन का फॉर्मूला लगा के यहाँ पर निकालना पड़ेगा। चलिए हम लोग आंसर बता देते हैं, आप इसको हल कर लीजिएगा, तो प्रश्नों को मस्तिष्क में बैठा लीजिएगा। 34 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी 100 पाई सेंटीमीटर का क्यों। आगे 35वां प्रश्न लोग देखते हैं। बोल रहा है कि एक धातु के पाइप की बाह्य त्रिज्या 4 सेंटीमीटर और आंतरिक त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, यदि इसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर, धातु का आयतन क्या, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई कर लीजिए, यहाँ पर आंसर निकल जाए 4 गुना 3 गुना 10 120 सेंटीमीटर की हो जाएगा आपका, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे प्रश्न लोग देखते हैं 36वां प्रश्न क्या है। एक शंकु और एक बेलन के आधारों के क्षेत्रफल समान है और उनके पृष्ठ क्षेत्रफल भी समान है। यदि बेलन की ऊंचाई 2 मीटर है तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई आपको बताना क्या है। चलिए 36 का करेक्ट आंसर मारिएगा। 36 का करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा 4 सेंटीमीटर निकलेगा आंसर। प्रश्नों को मस्तिष्क में बैठा लीजिए, बस सेम प्रश्न एग्जाम में आपको रगड़ के आ जाने हैं। 37वां प्रश्न, यदि किसी घन का आयतन 125 सेंटीमीटर की हो, तो घन का किनारा और घन का
घन के विकर्ण का अनुपात आपको बताना है कि क्या निकलेगा। 37 का करेक्ट आंसर 1:√3 निकलेगा। ठीक है, आगे देखते हैं 38वां प्रश्न को देखते हैं। बोला कि यदि किसी अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 462 सेंटीमीटर स्क्वायर तो उसका व्यास पूछ रहा कितना होगा, तो 38 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 14 सेंटीमीटर उसका व्यास निकलेगा। 39वां प्रश्न बोल रहा है कि दो बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है और उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 5:3 है, तो उनके आयतनों का अनुपात कितना होगा, तो 39 का करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, 20:27 निकलेगा। ठीक है, आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 40 देखते हैं। बोला कि यदि किसी गोले की त्रिज्या 3 गुनी हो जाती है तो इसका आयतन कितना गुना हो जाएगा, तो 40 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, 27 गुना इसका आयतन हो जाएगा, 3 गुनी होगा। तो आगे बोला कि √81/9 √81/2, तो 81 तो बाहर निकल जाएगा, इसका मतलब परिमेय संख्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। 42वां प्रश्न देखते हैं। बोला कि 192 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक कितना होगा, 6 होगा, ऑप्शन आप यहाँ पर मार लेंगे सी। ठीक है ना, अगला प्रश्न देखते हैं। बोल रहा है कि 143 यदि भाग एल्गोरिदम में a बराबर bq प्लस r है और a का मान 72 है, q का मान आपका 8 है, r का मान 0 है, तो b का मान कितना होगा, तो 9 निकल जाएगा, क्योंकि 8 9 72 हो जाएगा, आपको ऑप्शन ए हो जाएगा। 44वां प्रश्न देखते हैं। बोला कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार आपका शांत होगा, तो यहाँ पर देखिए 11/160 का निकाल कर देखिएगा, दशमलव प्रसार शांत निकलेगा। ठीक है ना, आगे देखते हैं 45वां प्रश्न देखते हैं। एक धनात्मक पूर्णांक है तो निम्नलिखित में कौन धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं, कौन धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं है, तो 45 का करेक्ट आंसर आपका निकल जाएगा बी, 8q + 4, क्योंकि आप अंत में सम आ जा रहा है, तो ये धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं है। ठीक है ना, आगे 46वां प्रश्न देखते हैं और समझते। बोला कि दो लगातार सम संख्या होता है, सम संख्याओं का मौसा समय संख्या आएगा, मतलब 2 ही आएगा उसका मौसा। आगे देखते हैं 47वां प्रश्न बोल रहा है कि एक परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का योग कैसी होती है, तो हमेशा अपरिमेय संख्या ही होता है, ऑप्शन बी मानेंगे। 48वां प्रश्न देखते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल इतना 8670 है, तो उनका एचसीएफ यदि आपका 17 है तो एलसीएम, तो यहाँ 17 से भाग लगा, 17 से इसमें भाग लगा देंगे तो वही आपका क्या निकल जाएगा, एलसीएम निकल जाएगा। 48 का करेक्ट आंसर मानेंगे 510, आपका डी हो जाएगा। 49वां प्रश्न निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है, तो यहाँ 64 36 बाहर निकल जाएगा, 25 25 बाहर निकलेगा, 49 36 36, लेकिन एक बात देखिएगा 6 यहाँ पर होगा 8 और 6 रूट से बाहर निकलेगा, 14 यानी रूट से बाहर नहीं निकलेगा, यहाँ 25 ये भी रूट से बाहर नहीं निकलेगा, ये भी रूट से 14 बाहर नहीं निकलेगा। कौन परिमेय संख्या 36 6 6 निकले, 6 6 12, यानी बताना है कौन परिमेय संख्या, आपको ये बता देना है कौन परिमेय संख्या होगा, परिमेय संख्या है ये बताना है। चलो 49 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ये वाला, यहाँ देख सकते हैं आपका ए हो जाएगा, ये परिमेय संख्या। ठीक है, क्योंकि रूट से बाहर निकलेगा, जोड़ कर देखिएगा। यहाँ पर 50वां प्रश्न आपको बोल रहा है कि यहाँ पर 130 बराबर दिया है 15 × 8 + 10 और फिर 15 बराबर दिया 5 × 3 = 0, तो मौसा यदि बोला कि इसका, तो इसका मौसा बताना है कि इसका मौसा कितना होगा, तो आँख मुद की इसका मौसा मारेंगे 5, क्योंकि यहाँ पर सेसफल 0 आ गया, तो यहाँ पर ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 51वां प्रश्न बोला कि 1 - sin पावर 4 थीटा के रूप में दिया है, तो 51 का करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा, एक कन्वर्ट देख लीजिएगा। ठीक है ना, 52वां प्रश्न को देखते हैं। 52वां प्रश्न बोल रहा है, 52वां आपका प्रश्न बोला त्रिभुज दिया है, त्रिभुज एबीसी में एक्स वाई क्रमशः भुजाएं एबी और एसी पर 2 बिंदु हैं और एक्स वाई पैरेलल है बीसी के, और यदि एक्स समानुपाती है एक्स बी के, तो बताओ एक्स बी के समानुपाती है और उसका मान 2:3 दिया, तो ए वाई अनुपात वाई सी का मान पूछ रहा है। तो इन प्रश्नों को मस्तिष्क में बैठा लीजिए, इसका आंसर मैं करेक्ट आपको बताता हूँ, इसका आंसर बी मानेगा 2:3 निकलेगा, इसका आंसर उसी में आंसर छुपा हुआ 2:3 दिया है। प्रश्न नंबर 53 देखते हैं। बोला दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 121 अनुपात आपको 64 दिया है, तो इसका संगत और माध्यिकाओं का अनुपात कितना निकल जाएगा, तो देखो 53 का जो करेक्ट आंसर मार लीजिएगा, आपका डी हो जाएगा 12:91 इनकी माध्यिकाओं का अनुपात निकल जाएगा। ठीक है, 54 नंबर प्रश्न दिया है कि दो समरूप त्रिभुजों का परिमाप आपको 30 और 20 सेंटीमीटर, यदि पहले त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई 18 सेंटीमीटर, दूसरे त्रिभुज की संगत भुजाओं की लंबाई कितनी हो जाएगी, तो इन प्रश्नों को मस्तिष्क में बैठा लीजिए। चलो 54 का जो करेक्ट आंसर आपका निकल जाएगा, वो 54 का आपका डी हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर यहाँ पर आंसर निकल जाएगा। ठीक है, प्रश्नों को मस्तिष्क में बैठा लीजिएगा, कुछ नहीं करना, मस्तिष्क में बैठाना सिर्फ। ठीक है, 55वां प्रश्न क्या है, बोला कि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसकी भुजा कितनी हो जाएगी, तो 55 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी, 12 सेंटीमीटर इसकी भुजाएं निकल जाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं 56वां प्रश्न देखते हैं। 56वां प्रश्न बोल रहा है कि दो प्रतिच्छेदी, देखो बोला दो प्रतिच्छेदी वृत्तों के उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्याएं कितना होता है, अगर 2 गो वृत्त प्रतिच्छेदी है, ठीक है ना, तो यहाँ बोला कि वहाँ पर स्पर्श रेखा की संख्या कितनी हो सकती है, तो वहाँ पर स्पर्श रेखा की संख्या 2 ही हो सकती है। ठीक है ना, एक दूसरे पर 2 ही होगा, बाहर से 2 ही होगा। आगे 57वां प्रश्न आपका बोल रहा है कि एक
एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और बाह्य बिंदु P से स्पर्श रेखा PT की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। यदि वृत्त का केंद्र है तो बताना OP की लंबाई लगभग कितनी होगी। तो 57 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा C, 25 सेंटीमीटर हो जाएगा, वहां पर निकालेंगे तो ठीक है ना। आगे देखते हैं, हल करना पड़ेगा सारे पर। मैथ में ये होता है कि ऑब्जेक्टिव को हल करना पड़ेगा, इसी कारण से बोला हूं ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को मस्तिष्क में बैठा लीजिए। बोले किसी बाह्य बिंदु P से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 17 सेंटीमीटर है। P से उसी वृत्त पर खींची गई दूसरी स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी हो जाएगी, आपको ये बताना चाहिए। 58 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी। देखो अगर पहले स्पर्श की लंबाई 17 है, दूसरा का भी लंबाई कितना 17 होगा, क्योंकि स्पर्श रेखाओं की लंबाई बाह्य बिंदु से समान ही होता है। आगे प्रश्न बोला कि यदि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के लघु खंड का क्षेत्रफल आपको 14 वर्ग सेंटीमीटर हो तो दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल क्या होगा। दीर्घ वृत्त खंड वाला फॉर्मूला आपको लगाना पड़ेगा। चलो 59 का करेक्ट आंसर मानेंगे ए, 140 वर्ग सेंटीमीटर आपका हो जाएगा। ठीक है, 60वां प्रश्न लोग देखते हैं। बोल रहा है 60वां प्रश्न कि एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसका व्यास कितना हो जाएगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल और फॉर्मूला लगा के यहाँ पर व्यास निकालेंगे तो 60 का करेक्ट आपका आंसर निकल जाएगा ए, 14 सेंटीमीटर निकल जाएगा। 61वां प्रश्न देखते हैं। बोला कि द्विघात समीकरण आपको दिया, इसका विवेचक पूछा था, डी वाला फॉर्मूला लगा लीजिए और डी वाला फॉर्मूला बराबर B² - 4AC लगा कर आप इसको हल कर लीजिए। चलो 61 का करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा, 16 - 4B हो जाएगा। ठीक है ना, आगे देखते हैं प्रश्नों को। निम्नलिखित में कौन समानांतर श्रेणी में है, बताना कौन समानांतर श्रेणी में है। तो 62 का करेक्ट आंसर मानेंगे डी। जो दिया डी देखिएगा यही आपका समानांतर श्रेणी में, क्योंकि यहाँ सार्व अंतर आपका सेम आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते 63वां प्रश्न बोल रहा है कि कौन इनका सार्व अंतर क्या होगा। तो देखो 18 को भी रूट से बाहर निकालना होगा, 50 को भी रूट से बाहर निकालना, उसके बाद आप घटाइएगा। तो 63 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 2√2 हो जाएगा सार्व अंतर यहाँ पर। ठीक है ना, 64वां प्रश्न देखते बोले इसका 11वां पद क्या होगा। तो इसको 11वां पद को क्या बोलेंगे, 11वां पद को बोलेंगे A+10D बोलेंगे। देखो A का मान 2 और डी का मान यहाँ पर निकालेंगे 3, तो 33 2 35 हो जाएगा 10 दिए 30, सॉरी 33 नहीं होगा, 35 नहीं होगा, 10 दिया 30 और 2 32 हो जाएगा, आपको ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 65वां प्रश्न देखते हैं। 65वां प्रश्न देखिए, बोला कि यदि किसी समानांतर श्रेणी का nवां पद आपको दिया तो उस श्रेणी का 7वां पद क्या होगा। तो ध्यान दो यहाँ पर n का मान 7 रहेगा, 7 होता है 56 से, यानी 7 रख दो, n का मान घटाएंगे तो 54 निकल जाएगा, आपका ए हो जाएगा। ठीक है ना, 66वां प्रश्न देखिए क्या बोल रहा है। 66 नंबर, यदि किसी समानांतर श्रेणी में a 30 और घटाओ a 20 का मान 50 दिया तो इसका सार्व अंतर का मान कितना होगा। देखो 66 को हल करिएगा तो इसका आंसर सार्व अंतर निकलेगा 5, ऑप्शन डी सी मार लेंगे। आगे देखते हैं 67वां प्रश्न को देखते हैं। देखो 67वां प्रश्न बोला यदि आपको बोला 2x - 1 3x - 2 और 3x + 2 और 6x - 1 किसी समानांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद है तो x का मान क्या है। तो दूसरा का पहलका से तीसरा का दूसरा का से घटा लीजिए। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्रमागत पद पूछ रहा है कि क्रमागत पद क्या होगा। नहीं, क्रमागत पद दिया है तो x का मान पूछ रहा है, तो यहाँ पर बोले दूसरा को पहलका से तीसरा को दूसरा का से घटा के बराबर करके x का मान निकालेंगे। तो 67 का करेक्ट आंसर आपका ए निकलेगा, x का मान निकल जाएगा 3। 68वां प्रश्न देखते हैं। बोला कि आपको बोले समानांतर श्रेणी में दिया इसमें पदों की संख्या पूछ रहा है, तो अंतिम पद आपका 82 है। यहाँ से हम लोग tn का मान रख के यहाँ पर अंतिम दिया tn का मान 82 रख के यहाँ से पदों की संख्या n का मान निकाल सकते हैं। चलिए 68 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, 21 हो जाएगा। ठीक है, आगे प्रश्न में देखिए 69 बोल रहा है कि समानांतर श्रेणी दिया इसका कौन सा पद सुनेगा। तो मान लो tnवां पद सुनेगा तो tn का मान 0 लेकर tn वाला फॉर्मूला निकालेंगे और वहां से आपको अपने पता चलेगा कौन सा पद सुनेगा। चलो 69 का करेक्ट आंसर मार लेंगे बी, 9वां पद इसका शून्य निकल जाएगा। 17वां प्रश्न बोला बिंदु आपको दूगो दिया है, इनके बीच की दूरी, तो दूरी सूत्र लगा के इसको निकालेगा तो 70 का ए निकल जाएगा, 20 की दूरी आपका ए ही निकल जाएगा। ठीक है, 71वां प्रश्न लोग देखते हैं। 71वां प्रश्न क्या है। 71वां प्रश्न आपको बोल रहा है कि px का मान दिया है, ठीक है, इस रूप में qx का भी मान दिया और भाग दिया जाए तो भागफल का घाट क्या आएगा। तो भाग दीजिएगा तो जो भागफल आएगा वहां पर x का अधिक घाट देखिएगा तो x का अधिक घाट आपका 1 निकलेगा। ठीक है ना, यहाँ पर आंसर देख सकते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पर यहाँ जिससे भागना है उसका पावर 2 है, जिसमें भाग लगाना है उसमें पावर क्या 3 है, तो एक ही बार में आएगा, यानी उसका घाट कितना निकलेगा, 1 ही निकलेगा। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग प्रश्नों को। 72वां प्रश्न देखते हैं। बोल रहा है कि यदि बहुपद gx का मान दिया है तो g - 1 का मान, तो यहाँ पर x के ऊपर -1 रख के हल करें, इसमें जहाँ जहाँ x है वहाँ पर -1 रख के हल कीजिएगा तो 72 का करेक्ट आंसर निकल जाएगा बी, यानी 12 आ जाएगा। आगे 73वां प्रश्न को देखते हैं। बोला कि बहुपद x² - 16 का शून्य क्या होगा। तो प्लस माइनस आपका 4 निकलेगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है ना, आगे देखते हैं
74वां प्रश्न क्या बोला वो देखिएगा। 74वां प्रश्न हमारा क्या बोला है वो देखिए। 74वां प्रश्न, सारे प्रश्न आपका वीवीआई है, देखिएगा एग्जाम में एक बार नहीं कई बार पूछा हुआ प्रश्न है। 74वां प्रश्न वो देखते हैं क्या पूछ रहा है। 74वां प्रश्न वो बोल रहा है कि यदि बहुपद px है तो इसका शून्यक अल्फा बीटा है तो 4 अल्फा बीटा का मान क्या होता है 4 गुना अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है माइनस बी बेटा है, तो माइनस माइनस प्लस यानी 4 गुना 3 चरती बड़ा निकल जाएगा, आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है ना। 75वां प्रश्न वो देखते हैं। 75 नंबर बोल रहा है 75वां प्रश्न आपका कि यदि बहुपद दिया है तो इसका शून्यकों का गुणनफल 8 है तो ए का मान अल्फा इंटू बीटा का मान यहाँ से अल्फा इंटू बीटा ने सी बटा ए वाला मान लेकर चलेंगे, सी बटा ए का मान 8 लेकर चलेंगे क्योंकि गुणनफल क्या अल्फा इंटू बीटा का मान दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर 2a मतलब यहाँ पे मान निकल जाएगा आपका 4 निकल जाएगा। ठीक है ना। आगे 76वां प्रश्न देखते हैं। px का एक शून्यक x माइनस 1 है तो px का एक गुणनखंड क्या होगा x प्लस 1 निकलेगा क्योंकि माइनस 1 को उधर ले जाएंगे तो प्लस 1 हो जाएगा। आगे 77वां हम लोग प्रश्न देखते हैं। बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस द्विघात समीकरण के बहुपद के शून्यकों का योग -3 और शून्यकों का गुणनफल अगर 2 है तो कौन सा बहुपद बनेगा। तो ध्यान दो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस यानी एक्स स्क्वायर प्लस 3x आप प्लस 2 निकलेगा आपका, यहाँ पर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। 78वां प्रश्न देखते हैं क्या है। बोला कि यदि आपको अल्फा बीटा गामा त्रिघात बहुपद ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस डी के शून्य है तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का फॉर्मूला क्या होगा, तो माइनस डी बटा ए हो जाएगा। ऑप्शन सी मार लेंगे, ये फॉर्मूला ही पूछ रहा है। 69वां प्रश्न वो क्या बोल रहा है, देखो 69वां बोले बहुपद दिया है और इसका घाट पूछ रहा है क्या कि इसका घाट क्या होता है, गुना कर दीजिएगा y का जो अधिक से अधिक पावर आएगा वही उसका घाट हो जाएगा। तो चलो 79 का जो आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, 7 अधिक से अधिक घाट आएगा। ठीक है ना। आगे हम लोग देखते हैं प्रश्नों को देखते हैं। यहाँ पर देखो 2 को समीकरण दिया है, बोल रहा है कि इनका हल क्या हो जाएगा ये, तो दोनों को विलोपन या गुणन या प्रतिस्थापन किसी भी विधि से हल करोगे तो चलो 80 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए निकलेगा, x का मान 4 और y का मान 0 निकल जाएगा। 81वां प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। 81वां प्रश्न बोला कि एक अर्धवृत्त जिसकी त्रिज्या 3r है तो उसकी परिमिति पूछ रहा है, तो अर्धवृत्त की परिमिति वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो 81 का करेक्ट आंसर बी निकलेगा, 3πr प्लस 6r। प्रश्नों को मस्तिष्क में बैठा लीजिए, सारे प्रश्न सेम आपके आने वाले हैं। अगला 82वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, तो घटना की प्रायिकता जो है ना एक से जो अधिक होगा वो नहीं हो सकता। देखो यहाँ पर जो बी नंबर दिया 205 ही आपका हो जाएगा, ये घटना की प्रायिकता नहीं है। आगे प्रश्न 83, यदि घटना ई की पूरक ई डैश है तो निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य हो जाएगा, p प्लस पी डैश बराबर 1 हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है ना। आगे देखते हैं 84वां प्रश्न बोला है कि एक पासे की फेंक में 2 नहीं आने की प्रायिकता, 2 नहीं आएगा मतलब 1 आ सकता है, 3 4 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, यानी 5/6 निकल जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे देखते हैं 85वां प्रश्न क्या बोल रहा है कि अच्छी तरह से देखो, बोला है कि 85 अच्छी तरह से फेंटे के 52 ताश की एक गड्डी में से यदि एक पता निकाला गया तो इसके काले रंग के बादशाह होने की प्रायिकता क्या हो जाएगा। तो देखो काले रंग के बादशाह 2 होता है, 2/52 करेंगे 1/26 निकल जाएगा। ऑप्शन कौन सा मार लीजिएगा, ऑप्शन बी मार लीजिएगा। ठीक है ना। आगे 86वां प्रश्न देखते हैं। बोल रहा है यहाँ पर माध्य के रूप में आपको प्रश्न दिया है, बोला कि आपको यहाँ पर अंक बहुत सारा दिया है, इसकी माध्यिका 35 है तो x का मान निकालना है, तो माध्यिका वाला फॉर्मूला लगा दीजिएगा और यहाँ से हल करिएगा तो यहाँ पर x का जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो 35 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है ना। ऑप्शन ए हो जाएगा। तो प्रश्नों को मस्तिष्क में बैठा लीजिए, बस हम लोग सीमा पर पहुंचने ही वाले हैं, आपका ऑब्जेक्टिव खत्म होने वाला। संचयी ब्रह्मवर्ता सारणी निम्न में से किसके निर्धारण में उपयोगी होती है, संचयी ब्रह्मवर्ता सारणी निम्न में से किसके निर्धारण के लिए उपयोगी होती है, ये बताना किसके निर्धारण के लिए उपयोगी होती है। चलो 87 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, माध्यिका के लिए आपका होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है ना। आगे प्रश्न नंबर 88 देखते हैं। माध्यिका का फॉर्मूला यानी ये फॉर्मूला बताना कि माध्य माध्यिका और बहुलक में कौन सा संबंध सत्य होता है। तो इसमें देखो माध्य घटाओ बहुलक बराबर 3 माध्य घटाओ बहुलक बराबर 3 माध्य माइनस 3 इंटू माध्य घटाओ माध्यिका, आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है ना। 88 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब 89वां प्रश्न वो देखते हैं। बोला कि निम्नलिखित में बहुलक वर्ग क्या है, तो सबसे अधिक ब्रह्मवर्ता वाला चरण 45 है, तो बहुलक वर्ग आपका 20 से 30 हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। आगे प्रश्न नंबर 90 देखते हैं। यहाँ पर बोला है कि माध्य दिया है, ये बहुत सारा अंक दिया है, देखो पहला दूसरा तीसरा पद दिया, चौथा दिया, इसका माध्य 18 है तो x का मान निकालना, तो माध्य वाला सभी संख्याओं को जोड़कर उसका जितना भी उतना बटा कर देंगे, हल करेंगे तो x का जो करेक्ट आंसर निकल जाएगा वो आपका ए निकलेगा, 5 निकल जाएगा। ठीक है ना। आगे देखते हैं 91वां प्रश्न वो देखते हैं। 91वां प्रश्न क्या बोल रहा है कि यदि बिंदु आपको दिया है, ठीक है ना, इनको मिलाने वाले रेखाखंड पर है तो निम्नलिखित में कौन सा कथन से ए का मान कितना आएगा ये आपको बताना। चलिए 91 का ए का मान जो है ना 0 निकल जाएगा। ठीक है ना। आगे 92वां प्रश्न बोला कि x बराबर 2 और y बराबर -3 है इसका, तो इसका प्रतिच्छेदन बिंदु क्या होगा ये आपको बताना। चलो 92 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 2, -3, यही वाला बिंदु 2, -3 प्रतिच्छेदन बिंदु हो जाएगा।
93 नंबर प्रश्न बोला कि tan थीटा का मान 15/8 है, तो sin थीटा का मान आपको बता देना है कि sin थीटा का मान क्या हो जाएगा। तो sin थीटा का मान निकल गया 15 आपका निकल जाएगा 17, ठीक है ना। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर, हम लोग देखते हैं 94 नंबर प्रश्न देखते हैं। बोला कि यदि tan थीटा प्लस cot थीटा का मान 6 है तो tan स्क्वायर प्लस cot स्क्वायर थीटा का मान क्या हो जाएगा, आपको ये बताना है। चलिए यहाँ पर इसका आंसर 94 का जब हल करेंगे तो यहाँ पर निकल जाएगा इसका आंसर 34 निकल जाएगा, ठीक है ना। आगे 95 नंबर हम लोग प्रश्न देखते हैं। 95 नंबर बोले यदि सेक थीटा प्लस tan थीटा प्लस 1 है तो सेक माइनस tan का मान क्या होगा। तो 95 का करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा -1 हो जाएगा। प्रश्नों को मस्तिष्क में बैठा लीजिए, सेम प्रश्न आपके एग्जाम में यही आने वाला है। यदि sin थीटा का मान √3/2 है तो cosec थीटा प्लस cot थीटा का मान क्या हो जाएगा। तो 96 का डी हो जाएगा, इसका मान निकालेंगे तो √3 निकल जाएगा। 97 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 97 नंबर प्रश्न आपका बोल रहा है कि यदि sin थीटा बराबर cos थीटा है तो बताना है कि यहाँ थीटा का मान क्या निकलेगा। तो 98 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, यहाँ पर थीटा का मान 45 डिग्री आपका निकलेगा। आगे देखते हैं 90 नंबर प्रश्न बोल रहा है, देखो यहाँ पर मान के रूप में दिया है, सबका मान आपको याद करना पड़ेगा, रखना पड़ेगा। sin 30 cos 45 tan 60। तो इस प्रश्नों को मस्तिष्क में इसको बैठा लीजिए, यहाँ पर जब मान रख इसको हल कीजिएगा तो 99 का मान जो -1 निकलेगा, यानी आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब अंतिम प्रश्न और ऑब्जेक्टिव देखते हैं, 100वां प्रश्न को देखते हैं। 100 नंबर प्रश्न को बोला कि tan 30 sin 30 cot 60 और cosec 30 दिया है, तो इसका मान पूछा क्या कि इसका मान क्या होगा। तो tan 30 sin 30 cot 30 cosec 30 सबका 30 डिग्री में मान होता है, इसको हल कीजिएगा तो 1/3 आपका मान निकलेगा। तो इस तरह से मैंने गणित का 100 ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करा दिया। मैं यही कहूँगा कि इन 100 ऑब्जेक्टिव को आप बार बार रिवाइज करिए, यही से आपका 100 ऑब्जेक्टिव सेम टू सेम आपके एग्जाम में लड़ जाएंगे।